हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद मी। सो आज की वीडियो में हम लोग जो है वो अगेन डिस्कस करेंगे साइकोलॉजी की एक प्रैक्टिस सीरीज़। और ये प्रैक्टिस सीरीज़ जो है वो इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्योंकि इस सीरीज़ में हम लोग थोड़ा सा जो है वो साइकोलॉजी की पैडागोजी काइंड ऑफ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और इस सीरीज़ के माध्यम से आप लोग जो है वो अपनी साइकोलॉजी की प्रिपरेशन लेवल को भी चेक कर सकते हैं कि अगर HP टेट में जो है वो थोड़ा सा पैडागोजी काइंड ऑफ क्वेश्चन पूछे गए तो क्या आप उन क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर पाते हो या फिर नहीं। ठीक है, और इसके साथ ही जो भी आपका स्कोर रहेगा इस सीरीज़ में तो वो मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। और वीडियो के एंड में जो 3 या 4 क्वेश्चन है आपके लिए, प्लीज़ उन क्वेश्चन को ज़रूर अटेम्प्ट कीजिएगा और जो आंसर्स रहेंगे उनको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। सो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। ठीक है, द टर्म PSRN इन डेवलपमेंट इम्प्लाइज, तो टर्म PSRN का जो आपके फुल फॉर्म है वो आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग एंड न्यूमरेसी। ठीक है, फर्स्ट आंसर रहेगा। मिसकंसेप्शन इज द पार्ट ऑफ विच डेवलपमेंट? फिजिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। जो आपका मिसकंसेप्शन है वो पार्ट है आपका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है जेनेटिकल अलाइक ट्विंस आर नॉन एज, तो जेनेटिकली ट्विंस जो होते हैं उनको क्या कहा जाता है? फिटर्नल ट्विंस, मल्टीपल ट्विंस, सिबलिंग ट्विंस या आइडेंटिकल ट्विंस। तो देखिए एक चीज़ याद रखनी है, जो आपका फिटर्नल ट्विंस होता है उनको डायजाइगोटिक ट्विन भी कहा जाता है। जो आपका आइडेंटिकल ट्विन है उनको मोनोजाइगोटिक ट्विंस कहा जाता है। जो आपके फिटर्नल ट्विंस होते हैं वो 2 डिफरेंट एग्स और 2 डिफरेंट स्पर्म्स से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, मतलब जो आपके फिटर्नल ट्विंस होंगे वो अलग अलग एग्स और अलग अलग स्पर्म से होंगे, तो इसीलिए उनका जो सेक्स होगा वो कुछ भी हो सकता है, लाइक एक लड़का हो सकता है, एक लड़की हो सकती है, या फिर दोनों लड़के होंगे। बट जो आइडेंटिकल ट्विंस होंगे वो एक एग से स्प्लिट होके बनते हैं। ठीक है, तो इसीलिए उनका जो सेक्स होगा वो सेम ही रहेगा। लाइक अगर एक लड़का है तो दूसरा भी लड़का ही रहेगा, एक लड़की है तो दूसरी भी लड़की रहेगी। ठीक है, तो जेनेटिकली जो उनका मतलब जो जेनेटिकल सेम रहेंगे वो आपके रहेंगे आइडेंटिकल ट्विंस। ठीक है, क्योंकि वो एक ही एग से स्प्लिट होके बन रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं, ह्यूमन पर्सनैलिटी इज द रिजल्ट ऑफ, तो ह्यूमन पर्सनैलिटी किसका रिजल्ट है? ठीक है, वो है आपका बोथ इन्वायरमेंट एंड हेरिडिटी का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द जीन पियाजे स्कीमा बिल्डिंग अकर एज अ रिजल्ट ऑफ मॉडिफाइंग न्यू इन्फॉर्मेशन टू फिट एग्जिस्टिंग स्कीमा एंड मॉडिफाइंग ओल्ड स्कीम एज पर न्यू इन्फॉर्मेशन, दीज 2 प्रोसेसेस इज नॉन एज। तो सबसे पहले समझते हैं कि जब स्कीमा में हम लोग नई इन्फॉर्मेशन को फिट कर रहे होते हैं तो उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं असिमिलेशन। ठीक है, नेक्स्ट है, जब हम उस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली अपने स्कीमा को चेंज करते हैं, ठीक है, एक नया स्कीमा बनाते हैं, तो उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं अकोमोडेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं, चिल्ड्रन इन द प्री ऑपरेशनल स्टेज हैव डिफिकल्ट टेकिंग द पर्सपेक्टिव ऑफ अनदर पर्सन, दिस इज नॉन एज। एक बच्चा है जो प्री ऑपरेशनल स्टेज में है, वो दूसरों के पर्सपेक्टिव को नहीं लेता है, विचारों को नहीं लेता है, तो ये क्या है? ठीक है, रिवर्सिबिलिटी है, ईगोसेंट्रिज्म है, मेटाकॉग्निशन है या कंस्ट्रक्टिविज्म है। तो देखिए ये जो आपका करेक्टर है वो आपका ईगोसेंट्रिज्म का, अकेंद्रता। अकेंद्रता की भावना होती है, बच्चा जो है वो आपका सेंटर समझता है खुद को, मतलब दूसरों के जो पर्सपेक्टिव होते हैं वो उसको लेता नहीं है। लेता नहीं है इन द सेंस कि बच्चा समझता है कि जिस चीज़ को करने से उसे खुशी मिलती है वैसा ही काम करने से बड़ों को भी खुशी मिलती होगी। ठीक है, इस तरीके का जो है उसका व्यवहार रहता है, ईगोसेंट्रिज्म है। In the context of Kohlberg stage of moral reasoning, under which stage would the given typical reason for a child fall? Your parents will be proud of you if you are honest, so you should be honest. ठीक है, तो देखिए इस तरीके का जो आपका मोरल रीजनिंग होता है वो होता है आपका गुड गर्ल गुड बॉय ओरिएंटेशन में। ठीक है, जो आपके कोहलबर्ग थे उन्होंने 3 लेवल्स दिए थे। ठीक है, याद रखना, जो आपके कोहलबर्ग थे उन्होंने 3 लेवल दिए थे, 3 लेवल के अंदर उन्होंने 6 स्टेजेस दी थी। ठीक है, तो ये जो आपका है वो आपका जो कन्वेंशनल लेवल है उसकी फर्स्ट स्टेज है गुड बॉय एंड गुड ओरिएंटेशन। तो इसमें क्या है कि बच्चा जो है वो नैतिक मूल्यों को इसीलिए करता है क्योंकि उसे अच्छा लड़का या अच्छी लड़की का एक स्टेटस बनाना है, इसलिए वो जो है वो मॉरल नैतिक मूल्यों को फॉलो करेगा। इसके अलावा अगर हाइंस डिलेमा पूछा जाता है आपका तो वो भी आपका किससे है? कोहलबर्ग की थ्योरी से है। ठीक है, इन अ लॉरेंस कोहलबर्ग थ्योरी विच लेवल सिग्निफाई द एब्सेंस ऑफ मोलैरिटी इन अ ट्रू सेंस। ठीक है, तो देखिए ये आपका लेवल 1 आएगा जो आपका प्री कन्वेंशन लेवल है, उसमें 0 जो है वो मोलैरिटी होती है। ठीक है, 0 मोलैरिटी क्यों होती है? उनकी 2 स्टेजेस है आपकी प्री कन्वेंशन लेवल की, एक है पनिशमेंट ओरिएंटेशन, ठीक है, दूसरी है आपकी रिवॉर्ड ओरिएंटेशन। ठीक है, तो पनिशमेंट ओरिएंटेशन मतलब बच्चा डर के मारे जो है वो अपने मॉरल वैल्यूज को फॉलो कर रहा है, और दूसरा है रिवॉर्ड, तो मतलब उसे कुछ रिवॉर्ड मिल रहा है इसलिए वो कर रहा है ऐसा काम। ठीक है, नैतिक काम कर रहा है या फिर आपकी बातों को मान रहा है। ठीक है, तो इसीलिए उसमें जो है वो आपका मोलैरिटी जो है वो बिल्कुल ही 0 होगी, वो सिर्फ डर के मारे या फिर
प्राइज के लालच में जो है वो ऐसा काम, मतलब जो मोरालिटी है उसको फॉलो कर रहा है। द id defined as a part of human personality based on the moral and judgment about right and wrong, dealing with the reality, needing to look good, meeting with basic needs। so बेसिकली id की बात की जाए तो वो आपका मीटिंग विद बेसिक नीड आएगा, ठीक है। स्टीलिंग अ कैंडी बार बिकॉज इट इज़ मॉरली रॉन्ग, इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ द, तो अगर कैंडी बार को जो है वो चुराना हमारी नैतिकता के विरुद्ध है, तो ये क्या है, किसका प्रोडक्ट है ये, तो ये प्रोडक्ट आएगा आपका सुपर ईगो, क्योंकि सुपर ईगो जो है वो बात करता है हमारी मोरालिटी प्रिंसिपल की, ठीक है। According to the Erikson psychosocial stages of development, the stage in which child needs to learn important academic skills and compare favorably with the peers in school to achieve competency in this stage, कौन सी स्टेज है जिसमें जो है वो आपकी कंपिटेंसी की वर्च्यू डेवलपमेंट होती है, तो देखो एरिक्सन की जो हमने साइको सोशल थ्योरी की थी उसमें मैंने आपको बताया था कि इंडस्ट्रियल वर्सेस इन्फ्योरिटी की जो स्टेज है उसमें बच्चे में जो है वो कंपिटेंसी की भावना जो है वो उत्पन्न होती है, तो इसका आंसर रहेगा आपका इंडस्ट्री वर्सेस इन्फ्योरिटी। फोर्सिंग थॉट to remain unconscious in order to avoid the anxiety that would result if they were conscious is the definition of which Freudian defense mechanism। देखिए ईगो डिफेंस मैकेनिज्म से क्वेश्चन है, इसमें ये पूछा गया है कि ऐसे विचारों को हम लोग जो है वो अनकॉन्शियस माइंड में रख रहे हैं, जो अगर हमारे कॉन्शियस माइंड में आएंगे तो हमें उससे जो एंग्जाइटी होगी या एग्रेशन होगी या फ्रस्ट्रेशन होगी, ठीक है। तो ये क्या है, ये कौन सा जो है वो ईगो डिफेंस मैकेनिज्म है। फर्स्ट बात करते हैं डिनाइल की, तो डिनाइल डिफेंस मैकेनिज्म में क्या होता है, डिनाइल डिफेंस मैकेनिज्म में हम लोग जो है वो यूज़ करते हैं अपने माइंड के लिए, तो हम लोग क्या कहते हैं, जो रियलिटी होती है उसको हम एक्सेप्ट करने से डिनाई कर देते हैं, ठीक है। ये होता है डिनाइल डिफेंस मैकेनिज्म। रिप्रेशन की बात करें तो ऐसे विचार या ऐसी कुछ यादें जो हमें जो है वो एक तरीके से अच्छी नहीं आई, हमें इमोशनली जो है वो वीक करती हैं या फिर हमें एंग्जाइटी या फ्रस्ट्रेशन को बढ़ाती है, तो हम उन यादों को अनकॉन्शियस माइंड में मतलब भेज देते हैं और हम उन यादों को याद नहीं करना चाहते हैं। ये होता है आपका रिप्रेशन में। रिग्रेशन में क्या होता है, रिग्रेशन में क्या होता है, कई बार हम ऐसे ट्रॉमा में या फिर यंग एज में कई बार हम ऐसे ट्रॉमा या कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करते हैं, उसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बच्चों की तरह बिहेव करना शुरू कर देते हैं। ये होता है आपका रिग्रेशन। प्रोजेक्शन में क्या होता है कि प्रोजेक्शन में जो हमारे विचार हैं हम दूसरे पर्सन के लिए जो है वो वैसे उन विचारों को दूसरों के लिए मतलब एक तरीके से स्थानांतरित कर देते हैं, ठीक है। ये होता है आपका प्रोजेक्शन में। साधारण शब्दों में अगर मैं कहूँ कि फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कोई पर्सन पसंद नहीं है, ठीक है, तो मैं अपने माइंड को उस पर्सन के लिए ना सोचूं, इसके लिए मैं क्या करूंगी, मैं ऐसा एटीट्यूड बनाऊंगी कि वो पर्सन ही मुझे पसंद नहीं करता। ये आपका प्रोजेक्शन है, ठीक है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो आपका रहेगा रिप्रेशन, क्योंकि वो क्या कर रहा है, ऐसे विचारों को अनकॉन्शियस माइंड में दबा के रख रहा है जो कॉन्शियस होने पे क्या कर रहे हैं, उसको एंग्जाइटी बढ़ा रहे हैं। तो ये आपका एग्जाम्पल रहेगा रिप्रेशन का, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। कैटल डिस्क्राइब हाउ मैनी द ट्रेट इन द पर्सनैलिटी। तो कैटल्स ने जो है वो 2 टाइप्स ऑफ ट्रेट की बात की थी, सरफेस स्टेट एंड सॉर स्टेट की, ठीक है। Vygotsky emphasized the importance of more experienced other who served as a guide to provide for the learning। तो यहाँ पे जो आंसर रहेगा वो आपका रहेगा स्कैफोल्डिंग, ठीक है। जो लाइव वाइगोस्टी की थी उनकी थ्योरी में MKO, स्कैफोल्डिंग और एक और टर्म थी आपकी ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, कहाँ तक आपका जो विकास हो सकता है। MKO मोर नॉलेजेबल, जो आपको हेल्प प्रोवाइड कर रहा है। स्कैफोल्डिंग जो एक टेम्परेरी हेल्प है, ठीक है। इसका एग्जांपल समझते हैं। जब मैंने एक एग्जांपल दिया था साइकिल का, कि जब हम बच्चे बाईसाइकिल चलाना सीखते हैं तो हम देखते हैं कि काफ़ी समय तक जो हमारे पेरेंट्स होते हैं वो हमें मतलब 4-5 दिन तक हमें सपोर्ट देते हैं। तो जो वो सपोर्ट दे रहे हैं वो क्या, आपकी स्कैफोल्डिंग, एक टेम्परेरी हेल्प हमें प्रोवाइड कर रहे हैं, वो आपकी स्कैफोल्डिंग। MKO मोर नॉलेजेबल अदर, जो हमें हेल्प दे रहा है, जो वो कौन है, आपके पेरेंट्स है। ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, मेरा कितना संभावित विकास हो सकता है, ठीक है। अगर मैं कोई काम करना शुरू कर रही हूँ तो किस लेवल तक मैं उस काम को पूरा कर पाती हूँ, वो है आपका ZPD, ठीक है। गार्डनर फॉर्मुलेट अ लिस्ट ऑफ 8 इंटेलिजेंस विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ऑफ देम, ठीक है। तो वो आपकी थी इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है। 8 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस की बात करते हैं गार्डनर, आपके हॉवर्ड गार्डनर। इन डैश रीइंफोर्समेंट द रीइंफोर्सर फॉलो एवरी करेक्ट रिस्पॉन्स, तो ये आपका होगा कंटिन्यूस। इन अ कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट द रीइंफोर्सर फॉलो एवरी करेक्ट रिस्पॉन्स, ठीक है। इन अ पैवलव एक्सपेरिमेंट विद द डॉग द कंडीशनिंग स्टिमुलस वॉज, तो जो आपका कंडीशनिंग स्टिमुलस था, CS था, वो थी आपकी बेल, ठीक है। उसने बेल का यूज़ किया था कंडीशन करने के लिए।
After pairing the CS and US in a series of conditioning trial, the organism learns to respond to a CS alone. This response is called. अब देखिए इस क्वेश्चन को समझना है कि जब हम CS और US को जो है वो एक कंडीशनिंग करते हैं, ठीक है, तो जो आपका और एक प्राणी होता है वो लर्न कर जाता है किसके लिए मतलब रिस्पॉन्ड करना, कंडीशनिंग स्टिमुलस के लिए रिस्पॉन्ड करना। तो वो क्या है, ठीक है, इस चीज़ को पूछ रहा है। तो देखिए जो आपका पेवलव था, उन्होंने जब एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया था तो उन्होंने जो है वो आपके अनकंडीशनिंग स्टिमुलस और अनकंडीशनिंग रिस्पॉन्स, ये चीज़ें थी आपकी। अनकंडीशनिंग स्टिमुलस क्या था, फूड था, फूड को देख के हमारा जो रिस्पॉन्स हो रहा था सलाइवा, जो अनकंडीशनिंग था, जो नेचुरल था, ठीक है, नेचुरल रिस्पॉन्स दे रहे थे हम लोग क्योंकि फूड को देख के हमारा सलाइवा बन रहा था, वो नेचुरल रिस्पॉन्स था। अब पेवलव ने क्या किया, उन्होंने एक बेल ली, ठीक है, जब वो बेल करते थे उसके बाद वो फूड देते थे, ठीक है, तो उसके बाद डॉग का क्या आता था, सलाइवा आता था, ठीक है, फूड दे रहे हैं मतलब कंडीशन कर रहे हैं, पहले बेल बजाएंगे उसके बाद फूड देंगे, उसके बाद उनका क्या आएगा, उसका डॉग का क्या आएगा, सलाइवा आएगा, ठीक है। काफ़ी टाइम तक उन्होंने इसी एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया। बाद में उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है वो आपके बेल बजाई, कंडीशनिंग स्टिमुलस दिया, लेकिन फूड नहीं दिया। फिर उसके बाद जो बिना फूड के भी डॉग ने सलाइवा सक्रीट किया, वो क्या था, उसका कंडीशनिंग रिस्पॉन्स था, ठीक है, उसने उसका क्या किया, कंडीशनिंग रिस्पॉन्स दिया, ठीक है, कि बिना फूड के जो डॉग है वो आपका क्या हो रहा है, सलाइवा जो है वो आपके जनरेट कर रहा है। तो उन्होंने कंडीशन किया बेल के माध्यम से, कंडीशनिंग रिस्पॉन्स क्या है आपका, जो सलाइवा था, ठीक है, बिना फूड के, पहले फूड दे रहा था, बाद में उसने फूड को मिसिंग कर दिया, ठीक है। द टर्म स्काइजोपीनिया कैन बी इंटरप्ट टू मीन, तो स्काइजोपीनिया बेसिकली पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है ये, ठीक है, हम डिस्कस कर चुके हैं। ये है अ स्प्लिट बिटवीन थॉट्स एंड इमोशन। बेसिकली जो स्काइजोपीनिया का पेशेंट होता है वो इमोशनली स्टेबल नहीं होता, वो उसके जो इमोशन है वो फ्लक्चुएट होते रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट की बात कर दें, द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 स्टिपुलेटेड द लर्निंग शुड बी, तो बेसिकली राइट टू एजुकेशन एक्ट क्या कहता है आपका, थ्रू एक्टिविटी इन अ चाइल्ड फ्रेंडली मैनर्स, ठीक है, जो एजुकेशन होनी चाहिए वो एक्टिविटीज़ के थ्रू होनी चाहिए और चाइल्ड फ्रेंडली मैनर्स से होनी चाहिए, ठीक है। द बेस्ट वे टू असेस अ चाइल्ड एट प्राइमरी लेवल इज यूज टू, तो बेस्ट वे होता है आपका प्राइमरी लेवल पे किसी बच्चे की असेसमेंट करने का, पोर्टफोलियो फॉर्मेशन, ठीक है। द टर्म कम्प्रीहेसिव इन द कंटिन्यूस एंड कम्प्रीहेसिव वैल्यूएशन मीन, तो इसका जो मतलब होता है वो होता है आपका स्कूलिस्टिक डेवलपमेंट एंड को स्कूलिस्टिक डेवलपमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है रेमेडियल टीचर एज अ पार्ट ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट मीन्स, तो देखिए रेमेडियल टीचिंग क्या होती है, जब हम किसी चीज़ को डायग्नोसिस करते हैं, डायग्नोसिस करने के बाद जो है हम लोग एक तरीके से, एक डॉक्टर जो है वो किसी डिजीज़ को मतलब फाइंड आउट करता है, उसके बाद जो है वो ट्रीटमेंट शुरू करता है। सेम चीज़ हम टीचिंग में भी करते हैं, पहले हम किसी चीज़ को डायग्नोसिस करेंगे, बच्चे की जो प्रॉब्लम है उसको डायग्नोसिस करेंगे, उसके बाद उसको रेमेडियल टीचिंग देंगे, तो डायग्नोसिस एंड एड्रेसिंग गैप इन द लर्निंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फैक्ट दैट Lalita still know how to ride a bicycle even though she has not ridden one in the 10 year best exemplify which type of memory, तो बेसिकली ये प्रोसीजरल मेमोरी है, भले ही वो 10 सालों से जो है वो उस काम को नहीं कर रही है, लेकिन प्रोसीजरल मेमोरी क्या होती है, जो काम हम करते हैं रिपीट में करते हैं, वो हमारा काम करने का जो एक्सपीरियंस होता है वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर होता जाता है और उसको जो है वो आपके प्रोसीजरल मेमोरी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द करंट कंसेप्शन वर्किंग मेमोरी इज कैरेक्टराइज्ड बाय, तो वो है आपकी मेंटेनेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन इन करंट यूज। तो आपके लिए क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ चाइल्ड रिपीटली टैप द स्टफ टॉय in her bed to make it play music with the child has reached which substage of sensory motor stage, तो reflex modification, primary circular reactions, secondary circular reactions या tertiary secondary reactions, तो कमेंट जरूर कीजिएगा आंसर। द प्रिंसिपल ऑफ टिट फॉर टैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विच स्टेज ऑफ कोहलबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, तो टिट फॉर टैट की स्टेज कौन सी है इसमें से वो बताना है आपने, ठीक है। Anna husband dies and he continues to set a place for him at a dinner table. This is an example of, तो repression, denial, problem, focus, coping या adaptation, तो ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट है, नॉट स्टीलिंग अ कैंडी बार बिकॉज रैशनली इट इज़ नॉट वर्थ गेटिंग इन अ ट्रबल ओवर इज दिस इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ, तो बेसिकली जो पहला क्वेश्चन था उसमें ये था कि अगर आप कैंडी बार नहीं चुराते क्योंकि ये आपके नैतिक मूल्यों के अगेंस्ट है, तो अब शब्दों को चेंज कर दिया गया है कि आप जो है वो कैंडी बार इसलिए नहीं चुरा रहे हैं क्योंकि आपको लगता है कि उससे जो आपको कुछ ट्रबल हो सकती है। तो ये किसका एग्जाम्पल है। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। इसके साथ ही ज़रूर कमेंट कीजिएगा जो भी आपके आंसर रहेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।